बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 7 जो कि ऑसिलेशन से रिलेटेड है उसका फर्स्ट टॉपिक उसका पार्ट 2 सेकंड हाफ जो है उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में ऐसी मोशंस होती हैं जो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करती हैं। ठीक है, फिर उसमें हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम को भी थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो असल में वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन ये है कि अभी हम देखेंगे कि वो कर्व किस तरह से बनती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन आती है टाइम के साथ साथ, वो जो कर्व उससे हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ऐसी कर्व जो वक्त के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन क्रिएट कर रही हो या वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही हो, उस कर्व को हम बोलते हैं वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम देखते हैं कि ये वेव फॉर्म किस तरह से प्रोड्यूस होती है, उसकी एक्सप्लेनेशन में उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आप एक मैस स्प्रिंग सिस्टम लें जो कि आप उसकी अरेंजमेंट को वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे और उस जो मैस अटैच होगा उसके साथ आप एक पेन जो है उसको अटैच कर दें और उसके नीचे जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप एक पेपर रख लें और आप देखें कि वो जब स्प्रिंग मूव कर रहा होगा अप एंड डाउन, तो आप उस पेज को लेफ़्ट टू राइट इस तरह से मूव करवाएं। ठीक है, तो वो जो पेन है वो असल में हमें एक इस तरह से पैटर्न शो करवाएगा कि जिस तरह से अभी आप पेज पे इसको देखेंगे कि वो पैटर्न कुछ इस तरह से टाइम के साथ साथ हमें शो होगा जो कि असल में वेव बन रही होगी, वेव फॉर्म। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से पेपर की मूवमेंट के साथ साथ कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहा होगा। ठीक है, कि वो पेन जो है वो कुछ इस तरह से पेज के ऊपर उसको ड्रा करेंगे। ठीक है, जब आप स्प्रिंग को मूव करवा रहे होंगे अप एंड डाउन, स्प्रिंग इस तरह से अप एंड डाउन मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप पेज को इस तरह से मूव करवाएंगे तो वो जो पेन है वो कुछ इस डायरेक्शन में पेज के ऊपर पैटर्न सा शो करवाएगा जिसको हम वेव बोलेंगे। ठीक है, तो असल में ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये वाली मीन पोजीशन है, ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, ई पॉइंट है, जी पॉइंट है, ये असल में मीन पोजीशंस हैं। ठीक है, और ये जो बी है, ये डी है, ये एफ है, ये एच है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ठीक, तो यहाँ पे वन वाइब्रेशन भी आप अगर देख लें तो ये जो साइन कर्व बनी है ना, इसको हम बोलते हैं वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर आप ये देख लें वन वाइब्रेशन क्या होती है, यहाँ से मीन से एक्सट्रीम पे जाना, इस एक्सट्रीम से फिर मीन पे आना और इस मीन से फिर एक्सट्रीम पे जाना और फिर इस एक्सट्रीम से इस मीन पे आना। तो ये असल में आपकी एक वाइब्रेशन कहलाती है, यहाँ तक ए से लेके ई तक। ठीक है, ये वन वाइब्रेशन कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। आगे हमने इसको भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि वेव फॉर्म असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन की किस तरह से बनती है। ठीक है, तो वो वर्टिकल स्प्रिंग को हमने जब टू एंड फ्रो मूव करवाया, अप एंड डाउन मूव करवाया, तो फिर हमने उसके साथ एक मैस के साथ पेन को अटैच कर दिया और फिर हमने पेज को मूवमेंट दी लेफ़्ट टू राइट, तो हमने देखा कि ये हमें वेव फॉर्म शो हुई। ठीक है, इसी को हम वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जिनको आप डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम अमूमन एक्स से शो करते हैं। तो ये असल में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऐसा डिस्टेंस है, पहले तो आप ये समझ लें इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट जिसको अमूमन एक्स से शो करते हैं। तो इसमें आप पहले तो ये देखें कि इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है। तो इंस्टेंटेनियस असल में इंस्टेंट से निकला है। इंस्टेंट का मतलब है एट द स्पॉट, मतलब जिस लम्हे आप उसको देख रहे हैं वो मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मतलब वो जो लम्हा है जिसमें हम उसको मेजर करना चाह रहे हैं, उस लम्हे उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो असल में ये वो डिस्टेंस होगा किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो मीन पोजीशन से होगा एट एनी इंस्टेंट, मतलब मीन पोजीशन से जितना भी फासला एक्सट्रीम तक का एट एनी इंस्टेंट होगा,
उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू मीन पोजीशन पे 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है ना असल में, तो डिस्टेंस को हमने मीन पोजीशन से ही तो देखना है, तो मीन पोजीशन से मीन पोजीशन तक का तो फासला जो है वो 0 होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद सेकंड टर्म आ जाती है एम्पलीट्यूड, जिसको हम अमूमन एक्स नॉट से शो करते हैं। तो ये असल में क्या है, ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो चाहे मीन पोजीशन से इस साइड वाला हो या मीन पोजीशन से इस साइड वाला हो, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और वो अमूमन पहला जो हमारा पहली वाइब्रेशन होती है उसमें ही वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन जो है वो उस पर फोर्स एक्ट करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी मोशन में कमी आ जाती है दूसरे स्टेप में। तो पहली वाइब्रेशन में ही असल में डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो उसको ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वो एक्स नॉट से डिनोट किया जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है वाइब्रेशन की। इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप कितना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मीन से एक्सट्रीम पे जाना, फिर एक्सट्रीम से वापस मीन पे आना, देन उस मीन से नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाना, और उस नेक्स्ट एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे आना। ये असल में हमारी 1 वाइब्रेशन कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड असल में वो टाइम है जो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें रिक्वायर होता है, ठीक है। मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए हमें जो टाइम चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड होता है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी असल में जब भी कॉन्सेप्ट फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी का आए तो इसका मतलब 1 सेकंड माइंड में रख लें कि 1 सेकंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी असल में 1 सेकंड में जितनी भी किसी बॉडी की नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हों या नंबर ऑफ साइकिल्स हों, ठीक है, 1 सेकंड में, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसा कि लेट करें एक बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है, वो 1 सेकंड में 3 वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज होगी, ठीक है। तो जितनी वाइब्रेशंस या जितने साइकिल्स 1 सेकंड में कंप्लीट होंगे किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज होता है, उसको वाइब्रेशन पर सेकंड भी बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं। तो ये यूनिट्स कहाँ से आए तो वो भी देख लेते हैं। ये देखें, फ्रीक्वेंसी असल में टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, मतलब f जो है वो 1/t के इक्वल है, ठीक है। ये 1 असल में यहाँ पर 1 वाइब्रेशन को शो करवा रहा है, 1, ठीक है, इसलिए ये 1 वाइब्रेशन है, मतलब वाइब्रेशन और नीचे टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये यहाँ से वाइब्रेशन पर सेकंड। या अगर आप इसको 1 साइकिल बोलते हैं तो 1/t का मतलब है टाइम का यूनिट सेकंड, तो साइकिल पर सेकंड, ये यहाँ से यूनिट्स आए। अब अगर यहाँ से एक और कंडीशन हम फाइंड आउट करें तो देखें, t यहाँ से क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो f जाके मल्टीप्लाई होगा t के साथ, तो f × t इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट असल में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आएंगी, अगर वो 1 होंगी तो 1, और जितनी भी होंगी तो उस अंदाज में हमारा वो आंसर आएगा उन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का और टाइम का, वो असल में 1 है। अब बात आ जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर 5th चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि एंगुलर का मतलब ही सर्कल में रोटेट करना होता है, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जब हम डिस्कस करेंगे तो वो फिर सर्कुलर के लिहाज से आ जाएगी, सर्कुलर मोशन के लिहाज से। तो असल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ साथ जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब ये कि असल में इसको ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से। तो देखें, ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो थीटा है ये असल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करवाता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर टी। अब ये डेल्टा थीटा जो है ये असल में 2 पाई के इक्वल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो 2 पाई हम यूज कर रहे हैं ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसा कि ओमेगा इज इक्वल टू है 2 पाई बाय
टी, ये असल में स्मॉल टी है, हमने उसको टाइम पीरियड लेना है उसको कैपिटल टी से, मतलब जो किसी एक ख़ास कह लें कि मेजरमेंट के लिए हम टाइम यूज़ करते हैं उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर मैं ये 2 पाई को सेपरेट कर लूँ और 1 आवर टी को सेपरेट, तो ये 1 आवर टी असल में पीछे पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी के इक्वलाइज की जगह पे मैं एफ़ लिख दूंगा, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एफ़। तो इस रिलेशन से अगर आप गौर करें तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो असल में सिंपल जो फ्रीक्वेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, जितनी फ्रीक्वेंसी कम उतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कम। तो आज हमने अपने पहले टॉपिक को कंप्लीट किया है जिसमें हमने वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह गाइड ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।